नमस्ते। मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आपका शाश्वत पाठशाला पर। आप पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में वर्ग 3 शिक्षक चयन परीक्षा होने जा रही है। जी हाँ, आप सब परीक्षार्थी एक स्टेप परीक्षा का पास कर चुके हैं, जो कि थी पात्रता परीक्षा। अब आप चयन परीक्षा में हैं। इस चयन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप सीधे शिक्षक बन जाएंगे। तो इसी परीक्षा में जो सिलेबस दिया गया है, उसमें जो विज्ञान का सिलेबस है, मैं आप सबको वह विज्ञान का सिलेबस कवर करवाऊंगी। आप जानते भी हैं कि विज्ञान का सिलेबस जो है उससे कितने प्रश्न आने वाले हैं, कितने नंबर के, 30 नंबर के। तो इसका वेटेज बाकी विषयों से सबसे ज़्यादा है। तो मेरा मानना है कि यदि आप विज्ञान को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इसके प्रश्न आपके गलत नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में एक सुदृढ़ स्थिति बनती है और आप मजबूती से उस परीक्षा में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञान हमेशा से ही एक ऐसा विषय रहा है जो परीक्षार्थियों को परेशान कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत से बड़े बड़े शब्द होते हैं और उनकी बहुत सी जटिल परिभाषाएं होती हैं। और यदि इन शब्दों को, इन जटिल परिभाषाओं को आप आसान भाषा में अपने तरीके से समझ लेते हैं, तो आपको शायद ही है कि परीक्षा में कोई दिक्कत हो या कभी भी किसी भी तरीके से समझने की कोई दिक्कत हो। तो मैं आपको जितना भी जटिल आपका सिलेबस हो, जितनी भी जटिल शब्दावली हो, सबको तोड़ तोड़ करके बहुत ही आसान भाषा में आपको ये सब समझाऊंगी, विज्ञान से रिलेटेड जो भी है। दूसरी चीज कि जितने भी फैक्चुअल इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स रहेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको एंड ऑफ द क्लास में एक स्क्रीन पर एक स्लाइड लगा दिया करूंगी। तो बोर्ड पर मैं आसान भाषा में जितना भी आपका सिलेबस है वो समझाऊंगी और एंड ऑफ द क्लास जो रहेगी, लास्ट का 1 मिनट आपके लिए फैक्ट्स दिखा दूंगी, तो वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जिनमें भी प्राण बसते हैं, उन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसी कोशिका से हुई है। जितनी भी हमारे आसपास सजीव चीजें हैं, जिनमें क्या है? प्राण है। वो चाहे वो पेड़ पौधे हुए, चाहे हम मनुष्य हुए, चाहे जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु हुए, चाहे जमीन पर रहने वाले, और चाहे हवा में तैरने वाले, हवा में उड़ने वाले, उन सारे जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है? इसी कोशिका से हुई है। अब आप कहेंगे कि कोई जानवर जैसे कि गाय है, वो कोशिका से बनी है और हम भी बने हैं, तो क्या हमारी कोशिकाएं समान हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी कोशिकाओं में अलग अलग फंक्शन करने के लिए, अलग अलग कार्य करने के लिए थोड़ी सी असमानता है। अलग हमारे शरीर में भी असमानता है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, जैसे हमारे दिमाग की कोशिकाएं, ब्रेन की कोशिकाएं, वो किस कोशिका के अंतर्गत आती हैं? तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं के अंतर्गत। उनकी रचना अलग होती है, वो दिखावट में कैसी होती हैं? अलग होती हैं। हमारे जनन की कोशिकाएं, वे कोशिकाएं अलग होती हैं। हमारे फेफड़ों की कोशिकाएं, वे कोशिकाएं अलग होती हैं। हमारे रक्त की कोशिकाएं, वे अलग होती हैं। तो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिका की रचना होती है। उसकी दिखावट कैसी होती है? अलग होती है, क्योंकि उसको अलग काम करना है। लेकिन उत्पत्ति तो हमेशा किससे हुई है? हमारी कोशिका से। इसीलिए इस कोशिका की परिभाषा क्या बताई गई है? कोशिका रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, और अंग्रेजी में बोले तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है। अब इस कोशिका की ये बात पता कैसे चली, है ना? इस कोशिका की खोज किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा और अब आपको हमेशा याद भी रहेगा। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और ये रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में।
देखिए हुआ क्या था और किसकी की थी, इन्होंने मृत कोशिका की थी। हुआ क्या था कि इन्होंने ना, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक माइक्रोस्कोप भी बनाया था। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी माइक्रोस्कोप में इन्होंने ओक ट्री जो था, OAK, ये वाला एक पेड़ था, ओक पेड़ था, वहां से इन्होंने उसकी छाल निकाली और उस छाल में से, उस छाल को कहाँ रखा, अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उस माइक्रोस्कोप से उस छाल को देखा। अब छाल तो सूख चुकी थी, मृत हो चुकी थी, सूखी हुई छाल है, उसमें जीवन तो है नहीं। आपने देखा होगा पेड़ का बढ़िया से जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, हरा हरा जब होता है उसमें कुछ पानी सा, द्रव सा भी रहता है, गीले गीले रहते हैं तो वो जीवित होते हैं। लेकिन वही लकड़ी जब सूख जाती है तो वो कैसी हो जाती है, मृत लकड़ी होती है। तो इन्होंने क्या किया, उस वृक्ष की एक छाल ली जो कि कैसी थी, मृत थी, सूखी हुई थी, उसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। तो इनको क्या दिखे, वहां पे कुछ ऐसी खंड खंड सी रचनाएं दिखी, जैसे किसी के क्या बने हों, कमरे से बने हों, है ना। और हर कमरे में ऐसा 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 कुछ केंद्रक टाइप का भी दिखाई दिया। लेकिन उतना अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था, तो इन्हें क्या ही समझ में आया है, ये खंड खंड से समझ में आए। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि कोशिका का निर्माण, जो कोशिका है ना, जो उस छाल की जो कोशिका थी उस पेड़ की, वो कैसी थी, खंड खंड में थी। और वहां पे जो भाषा चलती थी, उस भाषा में सेल का मतलब होता था अपार्टमेंट। जो अपार्टमेंट अपन किराए से नहीं लेते रहने के लिए, घर छोटा सा, कमरे, एक बिल्डिंग में बहुत सारे घर निकले होते हैं ना शहरों में, अपार्टमेंट बना होता है बहुत सारे, तो वही अपार्टमेंट। तो इन्होंने फिर इसका नाम क्या रख दिया, सेल। तो सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और काय में की थी, मृत कोशिका में की थी। तो ये जो रॉबर्ट हुक है, इनको क्या बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को एक दूसरा नंबर का फैक्ट क्या आ गया आपके पास, रॉबर्ट हुक फादर ऑफ कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो का मतलब होता है सेल से जुड़ा हुआ और लॉजी मतलब के बारे में। तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। किस वृक्ष में, ओक के वृक्ष में। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पर। सोलह सौ 1674 में A.V. ल्यूवेनहॉक, ये भी एक वैज्ञानिक थे, ये भी कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इनका माइक्रोस्कोप कैसा था, अब कुछ अच्छा था, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का था। तो इन्होंने इन्होंने तालाब का पानी लिया, तालाब का पानी, ठीक है, और उस पर क्या किया, परीक्षण किया, उसकी कोशिकाओं को देखने की कोशिश की। तो तालाब के पानी में क्या थे, जीवाणु तो रहते ही है, जीवाणु रहते हैं तालाब के पानी में। तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की। कब की, 1674 में। और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान के जनक, जीवाणु विज्ञान के जनक। हमने ये तो देख लिया, क्या क्या हमने अभी तक देखा। मृत कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका रॉबर्ट हुक। और कब की, 1665 में। जीवित की किसने की, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज।
ल्यूवेनहॉक, और कब की? 1674 में। ठीक है। अब एक और वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक हैं 1839 में, स्वीडन और स्वान। इन्होंने क्या बोला कि ये जो कोशिका है, आपने भैया पौंड के पानी में देखा था, तालाब के पानी में देखा, जीवित कोशिका की खोज कर ली आपने, वृक्ष में देखा। तो इन्होंने सबका जोड़ तोड़ मिला के, सारे वैज्ञानिकों का जोड़ तोड़ मिला के और अपनी एक रिसर्च करके, अपने कुछ प्रयास करके इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, जिसको क्या बोलते हैं 1839 में स्वीडन और स्वान का कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्वीडन और स्वान ने दिया। और क्या था एक कोशिका सिद्धांत? कि सभी जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है? जीवों की उत्पत्ति कोशिका से ही हुई है, कोशिका से हुई है। और इन्होंने कहा कि पादप और जंतु, पादप और जंतु दोनों का निर्माण कैसे हुआ है? कोशिका से हुआ है। इस कोशिका के बारे में हमने ये पता कर लिया कब इसकी खोज हुई है, मतलब कब जानकर, मानव तो जब से है तब से कोशिकाएं हुई। तो कोशिका क्या है, अपन एक छोटा सा रफ चित्र बना के देखते हैं कि कोशिका क्या है। समझ लीजिए ये आपकी क्या है, एक कोशिका है। तो इस कोशिका में एक क्या है, केंद्रक है ना। ये क्या है, एक केंद्रक, और जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे कैसा केंद्रक? देखो अंदर जो है, जो कोशिकाएं हैं हमारे, जैसे यहाँ ब्लड है, तो ब्लड के अंदर भी क्या है, रक्त के अंदर भी कोशिकाएं हैं। उनको कैसे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ऐसे थोड़ी देखेंगी। तो यहाँ पे कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा, कुछ गाढ़ा सा पदार्थ एकत्रित है, उसको क्या बोल दिया, केंद्रक बोल दिया। भाई नामकरण तो हमने किया है, वहां तो बस है। तो कोशिका ये पूरी क्या है, एक कोशिका है, और इस कोशिका में जो अंदर एक मजबूत सा वजनी सा भाग है बीच में, उसको बोलते हैं केंद्रक। इसके बाद ये जो कोशिका के ऊपर वाला जो ये लेयर है, ये परत है, ये झिल्ली जैसी है। तो इसको क्या बोला इन्होंने, झिल्ली, जैसे पॉलीथीन का कवर चढ़ा रहता है कॉपी किताबों पे, वैसे ही मान लीजिए ये झिल्ली है। तो इसको बोल दिया कोशिका झिल्ली। ठीक है। अब भैया ये कोशिका झिल्ली अध्ययन किया कि ये कोशिका झिल्ली बनी काय की होती है। ये है तो कवर तो चढ़ा है पॉलीथीन जैसा, लेकिन वो बनी काय की है। तो वो काय की बनी थी, प्रोटीन की और वसा की, प्रोटीन प्लस वसा से निर्मित हुई थी ये कोशिका झिल्ली। तो जो कोशिका झिल्ली है वो कहाँ, वो क्या है, जो हमारी कोशिका है उसकी बाहरी परत, इसको क्या बोलते हैं, बाहरी परत। और ये होती काय की है, प्रोटीन और वसा की होती है। इसके बाद ये अपन ने देख ही लिया कि केंद्रक है। यहाँ पे कुछ भरा हुआ था, पानी पानी जैसा, लिक्विड लिक्विड जैसा कुछ भरा रहता है कोशिका की संरचना में, अंदर भी कुछ भरा रहता है। तो इस द्रव को, इस लिक्विड, इस फ्लूइड को, जो बहते हैं, लिक्विड होते हैं और गाढ़े से होते हैं, उनको फ्लूइड बोलते हैं। तो इस द्रव को क्या बोला गया, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव। ठीक है। और इंग्लिश में बोला गया साइटोप्लाज्म। तो कोशिका की मुख्य तीन जो भाग हैं कि उसकी कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली से घिरी हुई होती है, जो उसकी बाहरी परत होती है, और इसका निर्माण प्रोटीन और वसा से होता है। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव बोलते हैं, और इसके केंद्र में एक केंद्रक होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके आगे क्या है, कोशिका के अंदर कुछ क्या है, अंग हैं। ये क्या है, कुछ अंग हैं। इन अंगों को
बोलते हैं कोशिकांग। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोशिका का अंग। तो ये क्या हो गए? कोशिकांग। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोशिकांग। सबसे पहले अंतः द्रव्य जलिका, ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कोशिकांग ये कहाँ है? यहाँ एक रफ डायग्राम बनाती हूँ। ये आपका न्यूक्लियस है और ये छोटे 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 जो हम पढ़ रहे हैं ये अंग है, इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो ये है ये कहाँ होता है? ये आपका कोशिका है, ये आपका क्या है? केंद्रक है, जिसको हमने क्या बोला है? न्यूक्लियस बोला है। इसको केंद्रक ही लिख देती हूँ, केंद्रक, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे ये कैसे रहते हैं? बिखरे हुए होते हैं केंद्रक के चारों ओर। कुछ स्ट्रक्चर से ऐसे कुछ रचनाएं ऐसी बिखरी हुई होती हैं। और कैसी रहती हैं? जाल के नुमा, जाल के जैसे, जाल के नुमा बिखरी हुई रचनाएं, बिखरी हुई रचनाएं, ठीक है, बिखरी हुई रचनाएं क्या होती है? आपकी अंतःद्रव्यीय जलिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब क्या है कि कुछ तो इसमें प्लेन है, मतलब जैसे इन जालिकाओं का यहाँ चित्र बनाऊं तो कुछ तो नॉर्मली ऐसी है सामान्यतया, और कुछ कैसी है? ऐसी ऐसी ऐसी। उन पे क्या है? ऐसे ये कुछ अलग टाइप के कांटे या उभार बोल सकते हैं। तो इनने बोला कि जो जलिकाएं या जो ईआर, अब मैं इसको ईआर बोलूंगी, तो इनने बोला कि जो ईआर चिकने हैं उनको चिकने ईआर बोलेंगे। ईआर इंग्लिश में बोलेंगे स्मूथ ईआर। और जो कैसे हैं? रफ हैं, जिन पे ये क्या है? खुरदुरे से, उभार से हैं, उनको खुरदुरे ईआर, खुरदुरे ईआर या खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जलिका। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब इनने इसका नाम भी बता दिया कि इसका नाम क्या होता है। ये जो उभार हैं, जो ये रफ हैं, जो रचनाएं हैं, जो कांटे से हैं, इनका नाम क्या बता दिया? राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम राइबोसोम पहले सारे क्या पढ़ लेते हैं हम? कोशिकांग, फिर एक साथ उनके सारे कार्य बता देंगे। आप थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे कि किस में क्या है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो राइबोसोम कहाँ है? जो हमने रफ ईआर देखा था या खुरदुरा ईआर देखा था, खुरदुरा ईआर था, उस पर ही क्या था? राइबोस, खुरदरे ईआर पर रचनाएं, वही क्या थे? राइबोसोम। इस राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है इस राइबोसोम में, ठीक है। इसलिए इस राइबोसोम को क्या बोलते हैं? यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है और इसलिए इस राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय भी बोलते हैं इसको, गोल्जी काय। अब हमने देखी थी कोशिका, कोशिका के अंदर हमने देखा था केंद्रक, केंद्रक के चारों ओर हमारे क्या फैले थे? कुछ खुरदुरे ईआर फैले थे, कुछ चिकने ईआर फैले थे, ठीक है। जाल सा बना हुआ था इसलिए तो उनको जालीनुमा नाम दिया था।
अब इसी के यहाँ पे कुछ कुछ होते हैं ऐसे, गोल्जी काय। गोल्जी काय मतलब बॉडी, शरीर। गोल्जी एक वैज्ञानिक थे, उनने खोजा था, तो उनने इस रचना के शरीर को नाम दे दिया, काय माने शरीर, तो गोल्जी काय। गोल्जी ने जैसा बताया उन्हीं के नाम के आधार पर ही रख लिया। तो गोल्जी काय जो है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी बॉडी। इसको गूगल मत लिख लेना आप लोग, गोल्जी बॉडी। तो जो गोल्जी काय है ये कहाँ है, ईआर से सटे हुए ही हैं। ये आपके ईआर हैं और ये आपके गोल्जी है। तो इनका काम क्या होता है, ईआर से जो पदार्थ है कोशिका के अंदर, जो पदार्थ है उसको लेकर के, ईआर से पदार्थ लेकर के कोशिका के अलग अलग भाग तक पहुंचाना। और जो ईआर होते हैं, ये ईआर, इनका काम क्या होता है, केंद्रक से लेना पदार्थ और अलग अलग भाग तक पहुंचाना। एक और चीज, गोल्जी काय के पास क्या होता है, इन्हीं के पास एक रचना होती है जिसको हम बोलते हैं लाइजोसोम। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं लाइजोसोम के बारे में। लाइजोसोम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम इंग्लिश में एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम होते हैं। एंजाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। इन उत्प्रेरक का काम क्या होता है, इस लाइजोसोम में क्या है, एंजाइम है। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे अंग हैं उनके बारे में। तो इस कोशिका के अंदर लाइजोसोम है, लाइजोसोम के अंदर क्या है, उत्प्रेरक है, एंजाइम है। एंजाइम होते क्या है, उत्प्रेरक काय के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन कौन बना रहा था, राइबोसोम बना रहा था। राइबोसोम ही बना रहे थे ना प्रोटीन, अपन ने ऊपर पड़ा उस जाली के ऊपर जो खुरदुरे खुरदुरे स्ट्रक्चर होते हैं, तो वहां के जो प्रोटीन है वो यहाँ आ गए लाइजोसोम में, और क्या बन गए, उत्प्रेरक बन गए। इनका काम क्या होता है, पचाना होता है। ये जो उत्प्रेरक हैं ये पचाते हैं, पाचन करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, पाचन करते हैं। एंजाइम पाचन करते हैं, काय का पाचन करते हैं, जो कोशिका में जो भी कोई कोशिका जैसे क्षतिग्रस्त हो गई तो उसके टूट फूट गए जो अंदर कोशिकांग है, तो उन टूटे हुए कोशिकांगों को खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है या पाचन कर देती है। तो जितना भी वेस्ट पदार्थ है, जितना भी खराब पदार्थ है, वो सबका पाचन या सबको नष्ट किया जाना, क्योंकि अगर वो रहेगा कोशिका में तो वो तो जहर बन जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो उसका पाचन जरूरी है, उसको खत्म करना जरूरी है। तो वो कहाँ खत्म होता है, लाइजोसोम में। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि ये लाइजोसोम, जैसे ये कोशिका है, ये आपका केंद्रक है, यहाँ पे क्या है, लाइजोसोम है, ये है लाइजोसोम। तो कभी कभी जैसे इस कोशिका में चोट लग गई या कोई डिस्टरबेंस आ गया इसके फंक्शन में, इसके कार्य करने में कोई बाधा आ गई, तो ये लाइजोसोम क्या हो गया, टूट गया, और इसके जो एंजाइम है वो कहाँ आ गए, बाहर आ गए। जैसे ये बाहर आए तो इसने और भी जो यहाँ पे कोशिकांग थे, जैसे ईआर था, राइबोसोम था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इस सबको खा लिया। तो इसने तो पूरी कोशिका ही खत्म कर दी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। तो लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। अब हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया।
कोशिका का ऊर्जा हाउस, पावर ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी कहाँ है आपकी, जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक है, तो यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये अंग ही है कोशिका के। तो ये कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। क्यों कहते? क्योंकि एक तो इसमें डबल लेयर होती है, ठीक है, एक ऊपर झिल्ली होती है और उसके बाद क्या है, नीचे भी एक सतह होती है। और ये सतह कैसी होती है? फोल्डेड होती है। कैसी? रोल होती है, फोल्डेड होती है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत जगह मिल जाती है ऊर्जा के उत्पादन के लिए, ऊर्जा का उत्पादन। तो अब हम क्या करते हैं कि जो भी खाना खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो शरीर में ग्लूकोज कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लूकोज, C6H12O22, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या होता है? इस ग्लूकोज का, इसका दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसका क्या होता है? दहन। दहन से मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन हुई यहाँ पे, तो क्या बन जाती है? ऊर्जा निकलती है, 36 ATP ऊर्जा निकलती है। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। इसको, ये सारे फैक्ट्स की जो भी सीट रहेगी वो आपको बाद में उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये क्या है? ग्लूकोज का O2 के साथ क्या हुआ? रिएक्शन हुआ और 36 ATP ऊर्जा निकली। और ये कहाँ पे हो रहा है? सब माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा ग्रह बोलते हैं, इंग्लिश में पावर हाउस बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोकैरियोट न्यूक्लियस की। अब हमने सब तो देख लिए, ठीक है। ये कोशिका बार बार बना रही हूं मैं, कोशिका बनाती हूँ और ये केंद्रक बनाती हूँ। तो अब हमने क्या नहीं देखा? केंद्रक नहीं देखा। केंद्रक देख लेते हैं। जो केंद्रक होता है, केंद्रक होता है या न्यूक्लियस भी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है? इसमें पहली बात तो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक। दूसरी चीज DNA, जीन, ये सब चीजें कहाँ होती हैं? इसी में होती है, केंद्रक में होती है। तो हमारे आनुवांशिकी के लक्षण हमारे भीतर कैसे आएंगे, ये सब निर्धारण कहाँ से होता है? इस न्यूक्लियस से होता है। इसी के अंदर क्या उपस्थित है? क्रोमोसोम उपस्थित है। इसी के अंदर क्या उपस्थित है? DNA और जीन्स उपस्थित हैं। ये सब केमिकल होते हैं, रचनाएं हैं, केमिकल हैं। और ये कब दिखाई देते हैं? जब कोशिका का क्या होता है? विभाजन होता है। तो हम विभाजन के भी बारे में बात कर लेते हैं। ये कब चित्र में आते हैं? जब कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका का विभाजन, अब कोशिका का विभाजन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि एक कोशिका होती है। कोशिका कैसी होती है? अकेली एक कोशिका होती है, एक ही होती है, ठीक है। तो जब नए जीव का निर्माण होना होता है तो क्या चाहिए है? जब जीव का निर्माण होना है, नया पेड़ पौधा बनना है या किसी बच्चे का निर्माण होना है, तो वो कैसे होंगे? जब बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, क्योंकि कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं? कोशिकाएं जब बहुत सारी होती हैं, कोशिका प्लस कोशिका बहुत सारी, तो क्या बन जाते हैं? ऊतक बन जाते हैं। और जब बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं?
अंग बनते हैं, और जब बहुत अंग मिल जाते हैं तो क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है ना। और जब अंग तंत्र बहुत मिल जाते हैं तो इंसान बन जाता है या जीव बन जाता है। जैसे कोशिका और कोशिका मिली तो ऊतक बन गया, ऊतक ऊतक मिले तो अंग बन गया, जैसे हमारा हार्ट बन गया। फिर अंग और अंग तंत्र, अंग और अंग मिले तो क्या बन गया, अंग तंत्र बन गया। जैसे हार्ट के साथ और भी अंग जुड़ गए, है ना, पूरा जैसे फेफड़ों से रक्त जा रहा है, फिर वहां तो एक पूरा तंत्र बन गया, परिसंचरण तंत्र बन गया, है ना, श्वसन तंत्र बन गया। तो जब ये तंत्र बन जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या आ जाता है, जब सबको मिला दो तो एक जीव बन जाता है। तो ये जो सिंगल कोशिका है इसको क्या होना है, विभाजित होना है, बटेगी ये बहुत सारी कोशिकाओं में। जब तो गिनती बढ़ेगी कोशिकाओं की तब तो वो मिलकर के ऊतक बनाएंगे, तो वही है क्या, कोशिका विभाजन। तो एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि जो कोशिका है, जो मदर कोशिका है ना, जनक कोशिका है, मादा जनक कोशिका है या मादा कोशिका है, ठीक है, एक ही कोशिका है, वो दो कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, डॉटर सेल बोलते हैं उसको। और यहाँ पे जितने क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही इनमें भी होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन मियोसिस या अर्धसूत्री क्या होते हैं कि वहां पे मादा सेल से कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। जो डॉटर कोशिकाएं होती हैं वो 4 बनती हैं। और दूसरी चीज क्या कि अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बट जाते हैं। इसमें जितने थे उसके आधे हो जाते हैं इसमें। तो जो समसूत्री विभाजन है ये कहाँ होता है, जब सामान्य विकास करने की या अंगों के निर्माण की जो कोशिका होती है, विकास या अंगों के निर्माण की कोशिका होती है। जैसे किसी अंग में चोट लग गई तो उसको फिर वो भरना है वो घाव को, तो वो अंगों के विकास की जो कोशिकाएं होती हैं, वृद्धि की विकास की कोशिकाएं जो होती हैं, वहां कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन। और ये वाला कहाँ होता है, जहां जनन होता है, जहां रिप्रोडक्शन होता है, नया जीव जन्म लेता है, वहां पर जो कोशिकाओं का विभाजन होता है वो कौन सा होता है, मियोसिस या अर्धसूत्रीय होता है। अब कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कोशिका एक प्रोकैरियोटिक, इनके नाम ऐसे ही लिखे हैं, और दूसरी यूकैरियोटिक कर लो इसको। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो शब्द लगा है, प्रो में आप समझ लो कि प्राचीन, पुराना, ऐसा मान लो, याद करने के लिए बस। मतलब पुराना कैसा होता है, कमी होती है। जैसे पुराना माइक्रोस्कोप है उनका, रॉबर्ट हुक साहब का, तो उनने क्या उतना अच्छा खोज तो नहीं कर पाई, न्यूक्लियस नहीं बता पाया, सिर्फ कोशिका की खोज कर ली। जैसे जैसे नया माइक्रोस्कोप आता गया, एडवांस होता गया। तो ऐसी प्रा से आप याद कर लो कि कुछ ऐसा जिसमें कुछ कमी रह जाती है ना, कुछ कमी रह जाती है। और यहाँ पे क्या है, यूकैरियोटिक में नया, नवीन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एक प्रकार से अविकसित टाइप होती हैं। कैसी, अविकसित जैसी। क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो केंद्रक है उसके चारों ओर जो झिल्ली रहती है वो होती नहीं है। मतलब केंद्रक इसका कैसा होता है, अविकसित होता है, केंद्रक अविकसित होता है इसमें। इसका उदाहरण क्या है, वायरस, है ना। अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा कि जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, इसी के अंदर डीएनए होता है, इसी के अंदर जीन होते हैं, इसी के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, यही पढ़ा ना हमने। और ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसकी जिम्मेदारी लेते हैं, आनुवांशिकता की। कैसे लक्षण आएंगे, कैसा नया जन्म होगा, ये सब का निर्धारण किससे हो रहा है, इस न्यूक्लियस से हो रहा है। इसमें तो वो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो ये कैसा होगा, अविकसित होगा। ये कोशिकाएं कैसी होंगी, अविकसित होंगी। और इनका उदाहरण क्या है, वायरस। क्योंकि जितने भी वायरस हैं वो कैसे हैं, आपके
उनमें केंद्रक कैसा है ही नहीं, या उसके चारों ओर अविकसित झिल्ली है, तो कोई मतलब की नहीं है। तो ना तो ये वायरस मृत होते हैं पूरी तरीके से, ना तो मृत होते हैं, ना ही जीवित होते हैं, ना ही जीवित होते हैं। बस क्या कंडीशन होती है कि जैसे ही इनको कोई बॉडी मिली, उसके अंदर ये क्या चले गए, घुस गए। वहां पे तो एक पूरी कोशिका है व्यवस्थित, उसमें न्यूक्लियस है, सब कुछ है। तो वहां पे ये घुस के उस कोशिका में अपने आप को रिप्लिकेट, अपने आप की कॉपियां बनाना शुरू कर देते हैं, फोटोकॉपी बनाना, और हम बीमार पड़ने लगते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसका वैक्सीन खोज लेते हैं। तो वो वैक्सीन लगा करके इम्यूनिटी बना लेते हैं। जैसे कोविड-19 के वायरस तो बात है, वायरस खत्म नहीं हुआ है, उस वैक्सीन से हमने वायरस खत्म नहीं किया है, वायरस अब भी वातावरण में है, लेकिन अब वैक्सीन लग चुकी है, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ गई है, एक प्रतिरोधक क्षमता आ गई है उससे लड़ने की, तो अब वो असरदार नहीं है। लेकिन वायरस तो वातावरण में हमेशा रहता ही है। और यूकैरियोटिक में क्या है, व्यवस्थित न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर एक झिल्ली भी है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य तो यही अंतर है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें केंद्रक नहीं होता, झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते। झिल्ली वाले कोशिकांग से मतलब क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। क्यों नहीं होता इसमें, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर एक झिल्ली है। अब ऐसे छोटा लिख देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। न्यूक्लियस के चारों ओर झिल्ली होती है, तो झिल्ली वाले तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि झिल्ली की ही बात सबसे पहले की है, तो न्यूक्लियस भी नहीं होता। इसके बाद इसमें लाइजोसोम, ठीक है, लाइजोसोम वो भी नहीं होता। गोल्जी काय वो भी नहीं होता। ER वो भी नहीं होता। और ये सब किसमें होते हैं, इसमें होते हैं। अच्छा, एक और चीज, जो माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने पढ़ा है ना, इसके पास क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है उसके पास राइबोसोम भी होता है और DNA भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक फैक्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम, ठीक है, और DNA होता है खुद का, जबकि राइबोसोम और DNA कहाँ था, केंद्रक में था, और राइबोसोम कहाँ थे, आपके ER पर थे, जो ER पर खुरदुरे सी रचना थी वो थे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम और खुद का DNA होता है। तो ये आपके थोड़े से रटने वाला फैक्ट आ गया, ये आपको याद करना होगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का क्या बना लेता है, प्रोटीन बना लेता है, क्योंकि राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, पादप कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली होती है, ये अपन ने पढ़ी, कोशिका झिल्ली, इस कोशिका झिल्ली के चारों ओर भी एक और कवर चढ़ा होता है। एक कवर चढ़ाया, उसके बाद एक और कवर चढ़ा दिया मजबूती के लिए। तो ये मजबूती के लिए एक और कवर चढ़ा होता है, और वो क्या बोलते हैं उसको, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, इंग्लिश में सेल वॉल, सेल की दीवार। ये कोशिका भित्ति काय की बनी होती है, ये होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज लोज की। एक और चीज, अब जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स। उनमें पाए जाते हैं प्लास्टिड्स, इनको बोलते हैं हिंदी में लवक, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, वर्णी और अवर्णी, ठीक है, वर्णी लवक और अवर्णी लवक।
वर्णी लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और अवर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो जो वर्णी लवक है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और जो अवर्णी लवक है इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इनका काम क्या होता है? कोशिका के अंदर है ये, और इनके पास भी क्या होता है? खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है इनके पास भी। तो ये क्या करते हैं? अब समझ जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था? ऊर्जा का उत्पादन। ऐसे ही इनके यहाँ भी क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। तभी तो उसके पास भी अपना प्रोटीन बनाने का कारखाना था। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जिसको ऊर्जा बनाना है उसको प्रोटीन तो चाहिए ही होगा, तो उसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम था। ऐसे ही यहाँ इनको ये काम करना है पादप में, तो इनके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम है। ऊर्जा का उत्पादन होता है प्लास्टिड्स में। अब जो वर्णी लवक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, इनका एक उदाहरण क्या देख सकते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या है? हरित लवक, जो काय में पाया जाता है? पत्तियों में। पत्तियां कैसे रंग की होती हैं? हरे रंग की होती हैं। तो वो कौन सी गतिविधि करती हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस। हरी हरी पत्तियां, हरित लवक, मतलब हरा रंग जो है वो इसी वर्णी लवक के कारण है। तो वो क्या करती हैं? सूर्य की रोशनी में ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, खाना बनाती हैं, है ना? यही लिखते हैं अपन कि पादप अपने भोजन का निर्माण काय के माध्यम से करते हैं? क्लोरोफिल के माध्यम से करते हैं। सूर्य की रोशनी में इस घटना को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, इनका काम इससे संबंधित नहीं है। इनका साधारण काम है किस चीज का? स्टोर करने का, और इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, इनमें कोई कलर नहीं होता है, ये रंगीन नहीं होते हैं। एक और चीज पादप में होती है, उसको बोलते हैं वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स को बोलते हैं रंध्र। तो ये जो रंध्र होते हैं, ये छोटे साइज में भी होते हैं और बड़े में भी होते हैं। मतलब एनिमल में होते तो हैं पर छोटे होते हैं, लेकिन पादप में ये कैसे होते हैं? बिग होते हैं, लार्ज होते हैं। और इनका काम क्या होता है? भोजन का संचय करना।